हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिशांत, योर बायोलॉजी गुरु। आज का अपना जो टॉपिक है वो है बायोमोलिक्यूल यानी जीवाणु पार्ट 6। तो चलिए देखते हैं। आज के अपने टॉपिक में अपन कार्बोहाइड्रेट को कवर करेंगे। तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। लिख रखा है, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनते हैं। नेक्स्ट है, these are also known as saccharides because their basic components are sugars. ओके, तो इनको अपन सैकेराइड्स भी बोलते हैं। अब आगे देखेंगे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड। तो इनको सैकेराइड वर्ड क्यों बोला या फिर इनके लिए सैकेराइड वर्ड यूज क्यों लेते हैं? क्योंकि ये टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं। तो और इसके अंदर शुगर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, सैकेराइड्स बोलते हैं। क्लियर? जनरली जब इनिशियल स्टेजेस के अंदर कार्बोहाइड्रेट को डिस्कवर किया गया था, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूँ, तो ऐसा माना गया था कि ये कार्बन के हाइड्रेट्स फॉर्म होती है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं ग्लूकोज का। ओके, तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12 एंड O6। ओके, तो यहाँ पे अपन इसको हाइड्रेट फॉर्म में लिखें तो कार्बन, ठीक है, X, देन वाटर Y। ओके, और जनरली X इक्वल टू Y हुआ करता था। क्लियर? तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को इसमें डालें तो अपने को पता चलता है, यदि यहाँ पे कार्बन में 6 लेता हूँ और H2O की बात करता हूँ तो यहाँ पे वाटर क्या होता है, 6। तो ये फॉर्मूला जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है वो हाइड्रेट के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट हो पा रहा है। यानी अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो कार्बन का हाइड्रेट है। इसलिए शुरुआती अवस्था में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स मिले वो इस फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट हो पा रहे थे। तो ऐसा माना गया कि ये जो ग्लूकोज वगैरह या जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन के हाइड्रेटेड फॉर्म है, यानी उसके अंदर वाटर इन्वॉल्व होता है। लेकिन बाद में ये जो चीज़ थी वो गलत साबित हुई, क्योंकि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट थे जो कि इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहे थे, और कुछ ऐसे नॉन कार्बोहाइड्रेट थे जो कि इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे थे। तो इस तरीके से, लेकिन इनिशियल स्टेट में जो कार्बोहाइड्रेट मिले वो इस फॉर्मूला का फॉलो कर रहे थे, तो उस समय ये इतना ट्रेंड में आ गया कि उसी के नाम से फिर फेमस हो गया, यानी कार्बन के हाइड्रेट मीन्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट अब अपन क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि स्मॉल कार्बोहाइड्रेट और लार्ज कार्बोहाइड्रेट। तो स्मॉल में सिंपल कार्बोहाइड्रेट को इन्वॉल्व किया है, जिसमें मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपन, और लार्ज कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपन पॉलीसेक्राइड्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो वन बाय वन इनको सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना आ रहा है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पहली कैटेगरी मोनोसेकेराइड्स। ओके, तो मोनोसेकेराइड का मीन क्या है देखते हैं। लिखा है, दे आर दोज शुगर्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। यानी इनके अंदर उन कार्बोहाइड्रेट्स को इन्वॉल्व किया गया है जो सबसे सिंपल होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में काउंट होते हैं। इनका फर्दर मतलब यदि अपन कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करें तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म अपने को मोनोसेक्राइड ही मिलेगी। ओके, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट की सीरीज है, मतलब मान लो ये कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट की चेन अपने बनाई है, मान लो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की चेन जो है वो किसी सबसे सिंपलेस्ट यूनिट के रिपीटिशन से ही तो बनेगी, और सबसे सिंपलेस्ट यूनिट को ही अपन क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड बोलते हैं। यानी इस कार्बोहाइड्रेट का अपन हाइड्रोलाइज करते हैं इसको, यानी इसको तोड़ते हैं, इनके बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट अपने को क्या मिलेगी, मोनोसेक्राइड मिलेगी। क्लियर? या फिर यूं कह सकते हैं कि मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलकर के ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। क्लियर? तो यही बात है। नेक्स्ट लिखा है, जो मोनोसेक्राइड होते हैं, लिखा है दीज आर कंपोज्ड ऑफ 3 to 7 कार्बन एटम्स
एंड आर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके, तो जनरली जो मोनोसेक्राइड्स आप देखोगे तो उसमें कार्बन का नंबर कितना रहेगा, 3 to 7 रहेगा, इतना वेरी करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ मोनोसेक्राइड के, जैसे राइबोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, है ना। तो ये सारे क्या है, मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं, है ना। राइबोज जो होती है वो 5 मेंबर रिंग से मिलकर बनता है, इसमें भी अपन देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर भी अपन स्टडी करेंगे। तो ये सारे मोनोसेक्राइड हो गए। अब मोनोसेक्राइड का क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, तो बहुत सारे बेसिस हैं, और तो देखते हैं कि किस हिसाब से कौन कौन से मोनोसेक्राइड है, कैसे कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहला जो अपना बेसिस आ रहा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर। तो जो मोनोसेक्राइड है, जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है मोनोसेक्राइड्स, उनमें कितने कार्बन है उसके बेसिस पे अपन क्लासिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले मोनोसेक्राइड की जो कैटेगरी है उसको अपन बोलते हैं ट्रायोज। ट्रायोज का मतलब क्या है, ये ऐसे मोनोसेक्राइड होते हैं जिसमें कार्बन कितने होते हैं, 3, यानी कार्बन एटम 3 वहां पे प्रेजेंट होंगे, या 3 कार्बन एटम वहां पे प्रेजेंट होंगे। इन 3 कार्बन से मिलकर के ये बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायोज। ट्राई वर्ड किसके लिए आ रहा है, कार्बन के नंबर के हिसाब से। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ग्लिसर एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, ये जो है वो ट्रायोज के एग्जाम्पल है। तो टेट्रोज, जिसमें कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं। इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज, ये दोनों क्या है, टेट्रोज मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल है। फिर पेंटोज, ऐसे मोनोसेक्राइड जिसमें कार्बन एटम कितने होते हैं, 5। एग्जाम्पल है राइबोस, अभी अपन लास्ट देखा था जो राइबोस, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो मैंने बताया था कि जो राइबोस होते हैं उसमें 5 कार्बन होते हैं, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 6 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे ये राइबोस आ गया जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। राइबुलोज, ओके, जाइलोज, जाइलुलोज, एरेबिनोज और डीऑक्सी राइबोस, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल है वो पेंटोज शुगर के एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर है हेक्सोज। हेक्सोज का मतलब ऐसे मोनोसेक्राइड जिसके अंदर कार्बन कितने हो, 6 हो। इसके अंदर कौन कौन आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज एंड रेमेनोज। क्लियर। हेप्टोज की बात करते हैं तो ऐसे मोनोसेक्राइड जिनकी स्ट्रक्चर 7 कार्बन से मिलकर के बनती है, जिसमें सीडोहेप्टुलोज इंक्लूड होता है। तो ये कुछ एग्जांपल थे मोनोसेक्राइड के ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर। क्लियर। नेक्स्ट अपन अपना बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया है। तो जनरली कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब कार्बोनिल ग्रुप 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। तो जिन शुगर के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको अपन एल्डोज शुगर बोलते हैं, और जिनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको कीटोज शुगर बोलते हैं। तो इसी के बेसिस पे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो वो क्या है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो उसके बेसिस पे अपन क्लासिफाई कर रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है एल्डोज शुगर, जिसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्डोज। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है ग्लूकोज का। और जिसके अंदर कीटोन ग्रुप होगा एज ए फंक्शनल ग्रुप, तो वो उसको अपन क्या बोलेंगे, कीटोज शुगर बोलेंगे। एग्जाम्पल दे रखा है फ्रक्टोज। तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं मोनोसेक्राइड के, ग्लूकोज ले लिया, गैलेक्टोज ले लिया और फ्रक्टोज ले लिया। तो अब देखते हैं किसके अंदर कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला जो है फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है। तो कीटोन कौन सा होता है और एल्डिहाइड कौन सा होता है, जहां पे ये वाला ग्रुप आपको देखने को मिलता है, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं CHO ग्रुप। तो ये तो कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे ये ग्रुप आपको देखने को मिलता है ना, ये वाला ग्रुप, यहाँ दोनों तरफ R ग्रुप, एल्किल ग्रुप या कुछ भी ग्रुप हो सकता है। तो इसको अपन बोलते हैं, या इसको अपन CO ग्रुप के नाम से जानते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं कीटोन ग्रुप। ठीक है, कीटोन ग्रुप। तो देखो किसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ये CHO ग्रुप है, देखो CHO, तो ये क्या है, कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये किसके अंदर आएगा, एल्डोज शुगर के अंदर काउंट होगा। यहाँ पे भी देखो CHO, तो ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये किसके अंदर इंक्लूड होगा,
एल्डोज शुगर के अंदर। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? एल्डोज शुगर के अंदर इंक्लूड होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ये कौन सा ग्रुप है? ये कीटोन ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। तो ये किसके अंदर इंक्लूड होगा? कीटोज शुगर के अंदर। क्लियर? तो इसके बेसिस पे भी अपन मोनोसेक्राइड को डिवाइड कर सकते हैं, एल्डोज शुगर जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, कीटोज शुगर जिसके अंदर कीटोन ग्रुप हो। नेक्स्ट बेसिस है अपना क्लासिफिकेशन का, वो है चेन स्ट्रक्चर। अब कार्बोहाइड्रेट की कैसी स्ट्रक्चर है ना? क्या वो स्ट्रेट चेन में अरेंज है या वो रिंग फॉर्म में है, यानी साइक्लिक फॉर्म में है? तो सबसे पहले देखते हैं, यदि वो स्ट्रेट चेन में है, यानी कार्बन चेन एकदम स्ट्रेट है, तो उसको अपन बोलेंगे स्ट्रेट चेन कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसेक्राइड। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ये ग्लूकोज का है, ये एग्जांपल किसका है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर है। क्लियर? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है जो कि एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ का ये कार्बन फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है? तो ये आप देख सकते हो ये ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर है। देन रिंग फॉर्म की बात करते हैं, तो रिंग फॉर्म को अपन हावर्थ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। हावर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है ना? तो हावर्थ स्ट्रक्चर साइंटिस्ट हावर्थ ने बताया था, इसलिए रिंग फॉर्म को भी अपन हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब यहाँ पे रिंग फॉर्म में दो कैटेगरी है, एक है पायरेनोज और एक है फ्यूरेनोज। यदि कार्बोहाइड्रेट रिंग फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है, और उस साइक्लिक रिंग के अंदर 6 एटम प्रेजेंट है, तो उसको अपन बोलते हैं पायरेनोज। और यदि उसमें 5 एटम प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलते हैं फ्यूरेनोज। क्लियर? तो अपन ग्लूकोज की रिंग देखते हैं तो यहाँ पे अपने को 6 एटम या 6 मेंबर्ड रिंग देखने को मिलती है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग है। क्लियर? तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पायरेनोज रिंग। फ्यूरेनोज फ्रक्टोज की बात करते हैं तो यहाँ पे रिंग में 1, 2, 3, 4 और 5 मेंबर रिंग देखने को मिल रही है। क्लियर? तो फ्रक्टोज जो है वो फ्यूरेनोज की कैटेगरी में आता है। क्लियर? अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आप जब नॉर्मली जैसे ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है और अदर भी आप कार्बोहाइड्रेट देखोगे तो आपको उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है? कार्बन देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है और ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। इन्हीं से ये मिलकर के बना है। इसके अलावा ये जो कार्बन चेन है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आपको देखने को मिल रहा है। देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं या अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। तो ये क्या होता है? अब जो न्यू डेफिनेशन रहती है कार्बोहाइड्रेट की, पहले तो ऐसा माना जाता था कि जो कार्बन के हाइड्रेट फॉर्म होते हैं उनको अपन कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ एक्सेप्शन अपने को देखने को मिले तो बोला गया कि वो कार्बोहाइड्रेट की वो डेफिनेशन करेक्ट नहीं है। लेकिन तब तक वो चीजें फेमस हो चुकी थी, इसलिए उसको अपन कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कहते गए, तो वो उसी नाम से फेमस हो गया। लेकिन अब प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर कार्बोहाइड्रेट की क्या डेफिनेशन है? कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग ऐसी कार्बन चेन होती है जिसपे पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पे देखो ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड कीटोन दोनों क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। और ये कार्बन की चेन है और उसके ऊपर कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक से ज्यादा है, तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन कंटेनिंग चेन होती है जिसपे कार्बोनिल ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है और उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप साइड चेन में देखने को मिलता है या साइड ग्रुप में देखने को मिलता है। ठीक है? तो इस तरीके से अपन कार्बोहाइड्रेट को प्रेजेंट के सिनेरियो में डिफाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेट चेन और रिंग फॉर्म में अपन ने इसको क्लासिफाई किया। नेक्स्ट बेसिस क्या है? तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन तरीका है वो है बेस्ड ऑन OH पोजीशन ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन इन द स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन के अंदर जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उसमें OH की पोजीशन क्या है उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे अपन उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक है कैपिटल D फॉर्म और एक है कैपिटल L फॉर्म। एक स्मॉल डी और एक स्मॉल L फॉर्म भी होती है, लेकिन वो फॉर्म जो होती है वो इस कैपिटल D और कैपिटल L फॉर्म से डिफरेंट है। ओके, कैसे डिफरेंट है जब अपन उनको पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो यहाँ पे कैपिटल D फॉर्म और कैपिटल L फॉर्म कौन सी होती है? यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये कार्बन की चेन है, ये फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर कार्बन, ये थर्ड नंबर कार्बन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ये कार्बन है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ओके,
तो यहाँ पे सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन है वो सेकेंड लास्ट कार्बन है। अब ये राइट साइड होती है और ये लेफ्ट साइड होती है, क्लियर। आप देख सकते हो कि यदि OH सेकेंड लास्ट कार्बन पे यानी 5th नंबर कार्बन पे राइट साइड में प्रेजेंट हो, ये वाला OH क्योंकि आपको राइट साइड में देखने को मिल रहा है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, डी फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, डी फॉर्म। तो इस ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे डी ग्लूकोज या कैपिटल डी ग्लूकोज, ओके। लेकिन यहां पे देखें कि लास्ट नंबर कार्बन, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, ये फिफ्थ नंबर, ये सिक्स नंबर कार्बन। तो सेकंड लास्ट कार्बन ये है और ये आपको राइट साइड वाला है और ये लेफ्ट साइड वाला है। तो यदि OH सेकंड लास्ट कार्बन पे OH यदि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल एल ग्लूकोज। तो इसी तरीके से बाकी जो मोनोसैकेराइड्स है उसमें सेकंड लास्ट कार्बन पे OH की पोजीशन देखनी है, यदि राइट साइड में है तो डी फॉर्म है और यदि लेफ्ट साइड में है तो एल फॉर्म है, क्लियर। तो इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन OH पोजीशन ऑन फर्स्ट कार्बन इन द रिंग चेन, ओके। तो जो रिंग स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट की यानी मोनोसैकेराइड की, तो उसमें जो फर्स्ट कार्बन है उसमें OH की पोजीशन क्या है। तो यहां पे देखो ये वाला कार्बन जो है वो फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये सेकंड नंबर कार्बन, ये थर्ड नंबर कार्बन, ये फोर्थ नंबर कार्बन और ये जो है फिफ्थ नंबर कार्बन है और ये सिक्स नंबर कार्बन आपको देखने को सिक्स नंबर कार्बन है, ओके। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर कार्बन है रिंग फॉर्म में, उसमें OH यदि नीचे की साइड में हो, डाउन साइड में हो, आपको डाउन साइड में देखने को मिल रहा है ना, नीचे की तरफ है, इस कार्बन पे OH नीचे की तरफ है, तो उसको अपन बोलते हैं अल्फा फॉर्म। तो अपन क्या बोलते हैं, अल्फा, अल्फा फॉर्म, ओके। लेकिन यदि यहाँ पे फर्स्ट नंबर कार्बन पे, ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, उस पे OH अप साइड में हो, ऊपर की तरफ अप साइड में हो, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बीटा फॉर्म। क्या बोलते हैं, बीटा फॉर्म। तो ये ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर है यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर है और उसमें फर्स्ट नंबर कार्बन पे OH यहाँ पे नीचे की साइड है तो उसको अपन बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज, और यदि ऊपर की साइड हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बीटा ग्लूकोज, क्लियर। तो इस तरीके से अपन अल्फा बीटा फॉर्म देते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन का बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है ना। अब ये जो है ये एक कार्बोहाइड्रेट की खुद की इनर प्रॉपर्टी है, उसकी खुद की नेचर है, ठीक है। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ऑप्टिकल रोटेशन के बेसिस पे अपन कार्बोहाइड्रेट को या मोनोसैकेराइड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होता है लीवो रोटेटरी, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी क्या होते हैं, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं बताता हूं। जैसे मैं ग्लूकोज यहाँ पे मैंने दिया है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का एग्जांपल मैंने दिया है ग्लूकोज। तो क्या होगा यदि अपन ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेंगे, क्या लेंगे, ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेंगे, और उस ग्लूकोज के सॉल्यूशन में से अपन प्लेन पोलराइज लाइट जो है PPL, उसको यदि उसमें से पास करेंगे तो वो उस ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है यानी ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है उस प्लेन पोलराइज लाइट को कह सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो ये ग्लूकोज की खुद की इनर प्रॉपर्टी है, ये उसकी एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है कि उसमें से लाइट पास आउट की जाती है तो वो उस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, डेक्स्ट्रा यानी दक्षिणावर्त जिसको अपन बोलते हैं, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है लाइट को, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना। क्लॉकवाइज रोटेट करने की जो फिनोमिना होता है उसके लिए जो वर्ड यूज आता है, दक्षिणावर्त जो रोटेट करने की जो है उसके लिए अपन डेक्स्ट्रो वर्ड यूज करते हैं, क्लियर। और रोटेटरी का मतलब रोटेट कर देना, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को ग्लूकोज में से पास आउट किया जाता है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो उसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेट कर देता है, मतलब दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज ये क्या कर देता है, उसको रोटेट कर देता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है उसका रिप्रेजेंटेशन अपन करते हैं स्मॉल d लगा करके या पॉजिटिव साइन लगा करके, यानी ग्लूकोज के आगे यदि स्मॉल d लगा हुआ है या फिर उसकी जगह पे प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और ये खुद की नेचर होती है। क्लियर? तो ग्लूकोज हमेशा कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ग्लूकोज हमेशा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रो कंडीशन में रोटेट करेगा, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। ओके, इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? लेवो रोटेटरी है। यदि फ्रक्टोज, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, यदि फ्रक्टोज का सॉल्यूशन लिया जाए और उसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास आउट किया जाता है, तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज क्या कर देता है? रोटेट कर देता है। क्लियर? तो उसको अपन बोलते हैं लेवो रोटेटरी। एंटी क्लॉक रोटेट करने को बोलते हैं लेवो, ठीक है ना? तो लेवो रोटेटरी, और उसको स्मॉल एल या फिर नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रक्टोज को जब देखा गया, फ्रक्टोज का लाइट के लिए बिहेव देखा गया, तो लेवो रोटेटरी देखा गया। इसलिए फ्रक्टोज कैसी होती है? लेवो रोटेटरी होती है। इसलिए इसको लेव्युलोज शुगर भी बोला जाता है फ्रक्टोज को। तो फ्रक्टोज के आगे आपको हमेशा नेगेटिव साइन या फिर स्मॉल एल देखने को मिलेगा, जबकि ग्लूकोज जो होता है वो हमेशा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो उसकी ये नेचर है, ऑप्टिकल नेचर है, ऑप्टिकल बिहेवियर है, तो उसके आगे स्मॉल डी या पॉजिटिव देखने को मिलता है। इस तरीके से जितने भी मोनोसेकेराइड है उनका जो लाइट के लिए बिहेव होता है, यदि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो उसके आगे डी, स्मॉल डी और या फिर पॉजिटिव साइन लगा देंगे, और लेवो रोटेटरी है तो स्मॉल एल या नेगेटिव साइन लगा देंगे। ओके, अब अपन देखते हैं लीनियर स्ट्रक्चर से कैसे अपन उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर या हॉवर्थ स्ट्रक्चर बता सकते हैं। तो ये देखते हैं तो ये कैसे बनता है। तो हमेशा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये लीनियर चेन है, ये फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स नंबर कार्बन है। क्लियर? तो ये जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, और ये ग्लूकोज की लीनियर या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, जिसमें आप फर्स्ट नंबर कार्बन जो है वो एक एल्डिहाइड है। क्लियर? और यहाँ पे ये बाकी सब पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनती है, हावर्थ स्ट्रक्चर या रिंग फॉर्म बनती है, वो बनता है फर्स्ट नंबर कार्बन और फिफ्थ नंबर कार्बन के बीच में बॉन्ड बनने से। तो वो कैसे बनता है? देखो, अपने को ये कार्बन उठाना है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन को इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनवाना है। तो कैसे? आपको पता है ऑक्सीजन जो होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा, तो वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे इसको देखो, यदि मैं इस OH बॉन्ड, इस कार्बन से जो OH जुड़ा हुआ है उसके बीच जो O और H के बीच में जो बॉन्ड होता है इस तरीके से, देखो ये O और ये H है, और ये कार्बन है, फिफ्थ नंबर कार्बन है, ये वाला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो OH वाला बॉन्ड है, यदि मैं इसको ब्रेक करूं तो ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये अपन ने यहाँ पे देख रखा है। तो क्या होगा? जब पॉजिटिव वाला जो होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो जब इनके बीच में बॉन्ड बनता है तो किस तरीके से बॉन्ड बनता है? ये हाइड्रोजन वाला जो है ना, ये वाला ग्रुप, ये चला जाता है ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है वो चले जाता है इस कार्बन की तरफ। तो किस तरीके से बॉन्ड बनता है? देखो, ये H जो है वो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे ये OH बन जाएगा। बात समझ आ गई? और ये जो ऑक्सीजन है वो जो इस कार्बन के पास जाएगी, ये जो ऑक्सीजन फ्री रहेगी, अब ये कार्बन के पास जाएगी तो ये ऐसे बॉन्ड बना लेगी इस तरीके से। अब आप देखो तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये पूरी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक पूरी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी, जिसमें ये फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर कार्बन, ये थर्ड नंबर कार्बन, ये फोर्थ नंबर कार्बन, ये फिफ्थ नंबर कार्बन और ये सिक्स नंबर कार्बन हो गया, और इस फिफ्थ से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। तो चलो इसको अब अपन इस फॉर्मूला में डाल के देखते हैं, मतलब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों क्या सेम है। तो यहाँ पे ये देखो कि ये फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर कार्बन, ये थर्ड नंबर कार्बन, ये फोर्थ नंबर कार्बन, ये फिफ्थ नंबर कार्बन और ये सिक्स नंबर कार्बन। फर्स्ट नंबर कार्बन पे OH ये रहा, ये हो रहा, ये रहा OH, यहाँ पे OH ये रहा, ये रहा OH, ठीक है।
यहाँ पे OH थर्ड नंबर कार्बन पे देखो कहाँ है, इस साइड है, ये लेफ्ट साइड मान लेता हूँ और ये राइट साइड मान लेता हूँ यहाँ की। तो यहाँ पे जो राइट साइड में होगा वो हमेशा नीचे रिप्रेजेंट होगा, और जो लेफ्ट साइड में होगा वो रिंग में ऊपर की साइड रिप्रेजेंट होगा। तो थर्ड नंबर कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट साइड में, तो थर्ड नंबर कार्बन पे जो OH होगा वो रिंग में ऊपर की साइड देखने को मिलेगा। क्लियर। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे OH क्या है, वापस राइट साइड में, तो नीचे साइड में आ गया। और उसके बाद में ये पूरा जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, वो फिफ्थ नंबर कार्बन पे प्रेजेंट है, तो ये पूरा ग्रुप जो है वो फिफ्थ नंबर कार्बन पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से लीनियर चेन में बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से और एटम की शिफ्टिंग की वजह से इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको अपन हावर्थ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रेट चेन फॉर्मूला था, अब ये ग्लूकोज का कौन सा फॉर्मूला हो गया, रिंग फॉर्म हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो अभी तक तो अपने मोनोसेक्राइड्स पढ़े, और मोनोसेक्राइड को किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है वो भी अपन ने देखा। लेकिन अब अपन जो देखने जा रहे हैं वो है डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के कौन कौन से डेरिवेटिव्स होते हैं, तो देखते हैं। यहाँ पे कुछ मोनोसेक्राइड ही होती है, लेकिन उनमें कुछ OH ग्रुप हट करके कुछ नए ग्रुप आ जाते हैं। तो उसके बेसिस पे, या फिर जो अपना फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, उसमें चेंजिंग आ जाती है, उसमें एसिड या फिर एल्कोहलिक ग्रुप आ जाते हैं, तो फिर वहां पे कुछ चेंजिंग आ जाती है। तो मोनोसेक्राइड्स के कुछ डेरिवेटिव्स फॉर्म बन जाती है। तो किस में क्या चेंज आने की वजह से कौन कौन से फॉर्म बनते हैं वो अपन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे सबसे पहले मोनोसेक्राइड का डेरिवेटिव आ रही है अमाइनो शुगर। देखो अमाइनो शुगर बता रही है कि ऐसी शुगर जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो या अमाइनो ग्रुप डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। तो कैसे होता है, जो अपन देखते हैं जो मोनोसेक्राइड होते हैं, ये उसके सेकंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप हट करके यदि वहां पे एमीन ग्रुप या एमीन ग्रुप का कोई डेरिवेटिव आ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अमाइनो शुगर। ठीक है। और उसके एग्जाम्पल कौन सा है, ग्लूकोसामाइन और गैलेक्टोसामाइन। बात समझ आ गई। तो ये दो एग्जाम्पल क्या है, मोनोसेक्राइड के डेरिवेटिव है, और इनको अपन अमाइनो शुगर बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है शुगर अल्कोहल। शुगर अल्कोहल में क्या है, देखो नाम दे रखा है शुगर अल्कोहल। जनरली क्या होता है, जो शुगर होती है यानी मोनोसेक्राइड होते हैं उनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, या तो होता है एल्डिहाइड या होता है कीटोन ग्रुप। ठीक है। लेकिन यदि वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्लेस करके अल्कोहल ग्रुप आ जाए, देखो OH ग्रुप यानी CHO ग्रुप, जो फर्स्ट नंबर कार्बन था जहां पे CHO ग्रुप होता है, वो हट करके क्या बन जाए, CH2O ग्रुप, OH ग्रुप आ जाए, तो ये क्या एक अल्कोहलिक ग्रुप है। यदि वो इसको रिप्लेस कर देता है तो उसको अपन बोलते हैं शुगर अल्कोहल। और उसके दो एग्जाम्पल है, एक है सॉर्बिटॉल और एक है मैनिटोल। यदि ग्लूकोज के एल्डिहाइड ग्रुप को हटा करके वहां पे CH2OH ग्रुप आ जाता है, तो ग्लूकोज की वो जो शुगर अल्कोहलिक फॉर्म होगी उसको अपन बोलेंगे सॉर्बिटॉल। क्लियर। और मेनोज की जो स्ट्रक्चर होती है उसके ग्रुप को हटा करके वहां पे CH2OH ग्रुप आ जाए तो उसको अपन बोलेंगे मैनिटोल। क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है शुगर एसिड। अब क्या होगा, शुगर होगा लेकिन उसका जो कार्बोनिल ग्रुप जो होगा एल्डिहाइड कीटोन, वो एसिड ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप से रिप्लेस हो रहा था, यहाँ पे एसिड ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। तो लिख रखा है CHO ग्रुप जो है रिप्लेस बाई COOH ग्रुप, जिसको अपन बोलते हैं एसिड ग्रुप। क्लियर। तो उसके रिप्लेसमेंट से कौन से फॉर्म बनेगी, उसके कुछ एग्जांपल है, जैसे ग्लूक्यूरोनिक एसिड, गैलेक्ट यूरोनिक एसिड। तो ग्लूक्यूरोनिक और गैलेक्ट यूरोनिक। ग्लूकोज में यदि CHO ग्रुप COOH ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो ग्लूक्यूरोनिक एसिड बनता है, और गैलेक्टोज में यदि CHO ग्रुप जो है वो COOH ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो गैलेक्टो यूरोनिक एसिड बनता है। ओके। तो ये कुछ डेरिवेटिव्स है मोनोसेक्राइड के। नेक्स्ट अपन देखते हैं राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने RNA और DNA के की स्ट्रक्चर में ये काम आते हैं। उनकी जो शुगर होती है, जैसे मैं DNA की बात करूं तो उसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और RNA की बात करूं तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों के स्ट्रक्चर बनाने में इन शुगर का बहुत यूज होता है। दोनों की हेल्प से वो न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं, RNA DNA बनते हैं। तो अपने को उनके स्ट्रक्चर देखना बनता है। तो राइबोज कैसा होता है और डीऑक्सीराइबोज कैसा होता है, उनकी स्ट्रक्चर मैंने बता दी। ये 5 मेंबर रिंग होती है
जिसमें आपको फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकंड नंबर कार्बन, थर्ड नंबर कार्बन, फोर्थ नंबर कार्बन और एक ऑक्सीजन एटम देखने को मिलता है। फोर्थ नंबर कार्बन पे एक CH2OH ग्रुप देखने को मिलता है। क्लियर? इस तरीके से यहाँ पे देखने को ये स्ट्रक्चर मिलती है। यहाँ पे देखने की बात ये है कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होती है। देखो बताया गया है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सी का मतलब क्या है, किसी स्ट्रक्चर में से ऑक्सीजन निकाली गई है। डी का मतलब हटाना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, और पीछे लगा हुआ है राइबोज। यदि राइबोज शुगर में से एक ऑक्सीजन अपन हटा दें तो फिर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो वो कौन सा कार्बन होगा जिसपे OH ग्रुप है और उसमें से अपन ऑक्सीजन हटा दें, क्योंकि ऑक्सीजन कहां पर प्रेजेंट है, OH ग्रुप में ही है। तो जो सेकंड नंबर कार्बन होता है ना, राइबोज शुगर का जो सेकंड नंबर कार्बन होता है, ठीक है ना, उस पे जो OH ग्रुप है उसकी ऑक्सीजन को अपन हटा दें तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोज। तो आप देखो यहाँ पे जो ये राइबोज शुगर है इसका ये सेकंड नंबर कार्बन है, इस पे O नहीं है, सिर्फ H है, यानी यहाँ पे जो O था वो अब यहाँ से हट गया, इसलिए इसको अपन क्या बोला, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो यहाँ पे और अच्छे से बोले तो यहाँ पे 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर बोले तो ज्यादा बेस्ट है। ओके। अच्छा, एक चीज आपने सुना होगा कि DNA जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है RNA की तुलना में। क्यों? क्योंकि RNA में राइबोज शुगर होती है जो कि अनस्टेबल होती है, जबकि DNA में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है जो कि स्टेबल होती है। इसलिए DNA क्या होता है, स्ट्रक्चर में क्या रहता है, स्टेबल रहता है। ऐसा क्यों? इसकी केमिस्ट्री समझो। यहाँ पे जो राइबोज शुगर है उसमें ये जो थर्ड नंबर कार्बन और जो सेकंड नंबर कार्बन है, ये दोनों कार्बन पास पास में है और दोनों कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। और दो OH ग्रुप जब पास पास होते हैं तो वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होती है। वो स्ट्रक्चर क्या होती है, अनस्टेबल होती है, क्योंकि ये दो ग्रुप एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जिस वजह से इस स्ट्रक्चर में अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो कभी भी दो पास पास कार्बन पे यदि OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर होती है वो अनस्टेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों OH ग्रुप पास पास देखने को मिल रहा है। तो राइबोज शुगर क्या है, अनस्टेबल शुगर है। और RNA के अंदर कौन सी शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है, तो वो कैसी होगी, अनस्टेबल होगी। तो RNA क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। लेकिन यही बात अपन DNA के लिए करें तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, यानी यहाँ पे क्या हुआ, जो O था वो हट गया, यहाँ से ऑक्सीजन अपन ने हटा दिया, ऑक्सीजन हटा दिया, तो अब दो OH ग्रुप आपस में पास पास नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। अनस्टेबल नहीं रही, अब ये स्टेबल हो गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी अपन ने मोनोसेकेराइड देखे, फिर उसके बाद में अपन ने मोनोसेकेराइड के कुछ डेरिवेटिव्स देखे। ओके, आगे के लेक्चर में अपन ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड को कवर करेंगे। तो आज के लिए अपन इतना रखते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।